हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेबिनार। आज हम लोग समझेंगे नीड एंड स्कोप ऑफ द बिजी कस्टमाइजेशन। सो मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड विद अस। आज के वेबिनार में आप लोगों के पास चैट है। आप लोग अपने क्वेरीज लिख के भेज सकते हैं। सो वी विल कीप इट इंटरेक्टिव। आप भेजते रहिए जो भी आपकी ड्यूरिंग दिस सेशन आपके डाउट्स है या आप कुछ पूछना चाहते हैं। सो वी विल कीप लुकिंग एट दोस चैट्स एंड आंसर विद द सेशन ओनली। अच्छा, आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द अटेंडीज आर पार्टनर। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कभी रिक्वायरमेंट पड़ी है कस्टमाइजेशन की, कि कस्टमर ने कुछ आपको कहा हो और आपको कस्टमाइजेशन की तरफ जाना हो? तो एक बार आप चैट के अंदर यस लिख के भेज दीजिए। सभी पार्टनर्स या रिसेलर्स भी हमारे साथ है जिनको लगता है, आप प्लीज यस लिख के भेज दीजिए। देखिए, यस 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 यानी कि काफी रिक्वायरमेंट पड़ती है कस्टमाइजेशन की, बिजी की। ठीक है, लॉट्स लॉट्स ऑफ यस आर कमिंग। आज का जो हमारा सेशन है उसका हम लोग एजेंडा सेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव है क्या। देखिए, आज जो है हम ये देखेंगे कि बिजी के अंदर कितनी तरह की कस्टमाइजेशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, और किन किन केसेस में कस्टमाइजेशन को हम एडवांस लेवल में भी लेके जा सकते हैं। इसको भी आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। ठीक है, अलग अलग तरह की कस्टमाइजेशन होती है तो उनको भी समझेंगे। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है आप लोग लिखते रहिएगा चैट में, वी विल आंसर देम। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है कि नीड क्यों होती है कस्टमाइजेशन की। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के चैट्स आ रहे हैं। हमारा टीम मेंबर जो है उसको आंसर करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, कीप पोस्टिंग। तो सबसे पहले है कि नीड क्यों होती है कस्टमाइजेशन की। अगर आप देखो, देखिए, कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि बिजी आप लगाते हैं किसी इंडस्ट्री में, लेकिन वहां पे उस इंडस्ट्री की कुछ अलग नीड होती है जो कि बिजी के फीचर्स से कम्प्लीटली वो फुलफिल नहीं हो रही होती है 100%। ठीक है, वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, वो गारमेंट भी हो सकती है, वो मंडी भी हो सकती है, वो टेक्सटाइल भी हो सकती है, या कोई लोकल मार्केट में आपने सॉफ्टवेयर लगाया और वहाँ की इंडस्ट्री की कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल कि अब तो 5 पैरामीटर आ गए, पहले बिजी में 3 पैरामीटर थे, पर उस इंडस्ट्री के अंदर 5 की जरूरत थी पहले। तो आपको फिर वो कस्टमाइजेशन की तरफ जाना पड़ता। कोई विंडो ऐसी है, बैच की विंडो ऐसे है खुल के बंद हो जाती है, वो लोग कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में इस तरह का कंसेप्ट है कि हमें स्क्रीन के ऊपर ही वो विंडो चाहिए होती है। कुछ यूनिक कैलकुलेशंस होती है कि सीधा बता रहे हैं बॉक्स कितना लिया, पीस कितना लिया, पॉइंट्स में कुछ नहीं बताना होता, उसके अंदर ऑटो कैलकुलेट हो जाए। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट जब भी किसी इंडस्ट्री की होती है तो हमें फिर कस्टमाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। उसके बाद बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि जो फ्लो है वो बेटर हो जाए, डेटा एंट्री का इसके अंदर स्क्रीन बेटर दिखने लग जाए। कुछ लोग रेस्टोरेंट के लिए चाहते हैं कि पॉज बन जाए मेरा, जिसके अंदर की सामने दिखाने लग जाए कि जो आइटम्स होती है उसकी इमेजेस दिखाने लग जाती है, उसका बड़ा बड़ा टाइल्स में नाम दिखाने लग जाता है। उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप उसके अंदर बिलिंग कर रहे हो। कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री होती है कि जिसके अंदर एक सिंगल विंडो के अंदर वो चाहते हैं कि मेरा जो है परचेज और सेल्स आ जाए, जो कि कमीशन का काम करते हैं कि परचेज किया और सेल किया, स्टॉक कुछ नहीं रखना होता, तो दो एंट्री नहीं डालनी होती है, स्क्रीन में ही सामने देखते रहते हैं कि परचेज और सेल मेरा साथ साथ निकल जाए। जैसे ही ऑर्डर आता है पीछे से परचेज करते हैं और आगे सेल आउट कर देते हैं, तो सिंगल विंडो पे उनको एंट्री चाहिए होती है। दो विंडो पे काम करने का मतलब है टाइम ज्यादा लगता है उसके अंदर। तो बेटर यूजर एक्सपीरियंस हो जाता है हमारा जब हम कस्टमाइजेशन की तरफ चले जाते हैं उस केस में। अगेन, रिपोर्टिंग हमें कस्टमाइज करनी होती है कि बिजी में 100+ रिपोर्ट्स है, बट कस्टमर अगर अपने हिसाब से रिपोर्टिंग चाहता है, हालांकि कस्टम कॉलम के थ्रू आप काफ़ी रिपोर्ट बिजी में और सेल्स रजिस्टर्स वगैरह बिजी में कॉन्फ़िगरेबल है, बट स्टिल अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो वो कुछ अलग वे में समराइज रिपोर्ट चाहते हैं, लिस्ट चाहते हैं, तो आप उनको कस्टमाइजेशन के लिए देख सकते हैं। और लास्ट में जो है इंटीग्रेशन चाहिए होता है कि इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है कि आपके कस्टमर जो है वो कोई दूसरा ईआरपी यूज कर रहे हो, डीएमएस यूज कर रहे हो, जो कि डीलर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो उसके साथ इंटीग्रेशन करना हो, उनके ईआरपी के साथ इंटीग्रेशन कर रहा हो, कोई प्रोडक्शन ईआरपी चल रहा हो जिसमें उनकी इन्वेंट्री मैनेज हो रही होती है, प्रोडक्शन का प्रोसेस मैनेज हो रहा होता है, बट इजी के अंदर अकाउंटिंग उसकी चाहिए होती है, या वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन करना हो उसका। तो वो सारी चीजें भी कस्टमाइजेशन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं।
कस्टमाइजेशन में जो पहला स्टेप है दैट इज दी एसक्यूएल क्वेरी, जो कि सबसे पहले आप लोग कंसिडर कर सकते हैं उसको। देखिए एसक्यूएल क्वेरी में मैं फिर एक बार एजेंडा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। हम लोग आपको एसक्यूएल क्वेरी का यूज करना सिखा सकते हैं कि अगर एसक्यूएल क्वेरी आपको आती है तो उसको यूज बीजी के अंदर कैसे करना है वो सिखा सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरी के जो कंसेप्ट है वो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छे वीडियोस अवेलेबल है, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, जिनको देख के आप लोग जो है, प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी बहुत सी, जिनको जिसको यूज करके आप लोग एसक्यूएल क्वेरी सीख सकते हैं। और बिजी में यूज कैसे करते हैं ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इनवॉइस डिजाइनिंग आप सभी लोग जानते हैं कि बिजी के अंदर बहुत इजी है, और ऑल्ट F4 से आप डेटाबेस की फील्ड पिक कर सकते हैं इनवॉइस डिजाइनिंग के लिए। बट कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जो वहां पे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन डेटाबेस में वो वैल्यूज सेव होती है, तो उसको आप टेक केयर कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। अब इसके लाइव एग्जांपल हम लोग देखेंगे। कुछ रिपोर्ट्स भी आप एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। देखिए एसक्यूएल क्वेरी का जो कस्टमाइजेशन है ये सिर्फ आपको आउटपुट दे रहा है डेटा से निकाल के, किसी भी तरह का इनपुट ये सेव नहीं कर रहा है बिजी के अंदर, ठीक है। कोई डेटाबेस में कुछ भी ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, अपडेट नहीं होता है इसके अंदर, कमांड नहीं चलती है इसके अंदर, ठीक है। ये आप सेलेक्ट करके जो डेटाबेस ऑलरेडी सेव्ड है, जाए डेटाबेस सेव कब होगा, या तो आपने कोई मास्टर बनाया होगा, या कोई ट्रांजेक्शन आपने करी होगी, या कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव किया होगा आपने, तो उसके थ्रू जो भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स में डेटा सेव है, अलग अलग टेबल्स होते हैं बिजी में, तो वहां से आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। और रिपोर्ट डिजाइन मैंने आपको बताया कर सकते हैं। साथ के साथ बारकोड लेवल में भी आप कुछ ऐसी फील्ड कॉल करना चाहते हैं जो कि जो ड्रॉप डाउन है वहां पे उसमें अवेलेबल नहीं आ रहा है, तो आप उसको एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू टेक केयर कर सकते हैं। कुछ एसक्यूएल क्वेरीज का यूज देख लेते हैं तो कंसेप्ट आपको बेटर समझ आ जाएगा। मेरे पास कुछ रेडीमेड डेटाबेस है जिसमें हम लोग जो है वन बाय वन इसको देख लेते हैं। तो बेसिक समझने के लिए देखिए, बीजी के अंदर आपको मालूम होगा कि हर फाइनेंशियल ईयर का एक अलग डेटाबेस बन जाता है उसके अंदर। अगर हम लास्ट ईयर का देखेंगे तो डेटाबेस बना होगा 23-24 का, और अप्रैल से लेके मार्च तक का, और एक 24 से 25 का भी करंट बना होगा जो कि सेम कंपनी के अंदर होता है। इसके साथ साथ एक कंपनी का जो मेन कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसे हम डीबी फाइल कहते हैं, वो अलग से सेव होता है उसके अंदर। तो फाइनेंशियल ईयर वाइज अलग अलग डेटाबेस और एक मेन डेटाबेस होता है उसके अंदर। एसक्यूएल क्वेरी बीजी के अंदर यूज कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट करना होता है। देखिए एसक्यूएल क्वेरी को क्रिएट करने के लिए या तो आपको क्वेरी एग्जीक्यूटर चाहिए होता है जिसमें जाके आप क्वेरी को रन करेंगे, तो बीजी के अंदर इनबिल्ट होता है वो क्वेरी एग्जीक्यूटर। आप क्वेरी सिस्टम में आएंगे, यहाँ देखेंगे कि एक एसक्यूएल क्वेरी का हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको आप कंट्रोल क्यू करेंगे और एस दबाएंगे तो भी ये यहाँ से रन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस विंडो के अंदर आना है। यहाँ पे हम आ गए तो नीचे आप देख सकते हैं कि डेटा मॉडिफिकेशन के जो क्वेरीज है, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, वो इसमें कुछ भी अलाउ नहीं होता है। तो बीजी के अंदर कोई भी क्वेरी आपको रन करनी है तो यहाँ पे आके करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल क्वेरी से क्या क्या काम हो सकता है, तो आई होप आप लोगों ने वो स्लाइड अच्छे से देखी होगी। तो मुझे आप लोग चैट में लिख के बताइए कि कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल क्वेरी को बीजी में यूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, आप लोग फटाफट चैट के अंदर वो ऑप्शंस मुझे लिख कर बताइए। यस, बहुत से आंसर आ रहे हैं करेक्ट कि हम रिपोर्टिंग में यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। इनवॉइस डिजाइन और बारकोड, चलिए, यानी कि आप लोगों ने अच्छे से उसको समझ लिया कि कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए बिजी की एसक्यूएल क्वेरी रन करने के लिए बिजी का डेटाबेस भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बिना डेटाबेस को समझे आप उसको क्वेरी को रन नहीं कर पाएंगे। डेटाबेस को आपको ऐसे समझिए कि जब भी आप, अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी आती है तो आपको बिजी का डेटाबेस समझना पड़ेगा। अगर आप एसक्यूएल क्वेरी सीखने जा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे सैंपल डेटाबेस में, लेकिन जब आप एक्चुअल उसको यूज करेंगे तो वो बिजी के डेटाबेस में करेंगे उसको यूज। तो बिजी के डेटाबेस में ही अलग अलग टेबल्स होती है उसके अंदर, और अलग अलग टेबल्स में अलग अलग जो है वैल्यू सेव होती है। आप
मास्टर भी सेव करते हैं तो मास्टर की इंफॉर्मेशन भी अलग अलग टेबल्स के अंदर जाती है। मैं आपको थोड़ा सा टेबल का दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, अभी मैं जो डीबी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, इतने सारे टेबल्स उसके अंदर होते हैं हमारे, जिसमें वैल्यू सेव होती है। तो फ्रंट में जो बिजी आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको या तो दिखाने का काम करता है, या ये डेटा को इनपुट लेता है। सेव कहाँ पे होता है? इन टेबल्स में जाके डेटा सेव होता है सारा। ठीक है, आप देखिए ट्रांजेक्शन्स की कितनी सारी टेबल होती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन में आपका हेडर पार्ट अलग जाके सेव होता है। ठीक है, आपका जो है आइटम्स का पार्ट अलग जाके सेव होता है। जीएसटी का पार्ट उसका अलग जाके सेव होता है। मास्टर कोई बनाते हैं तो आप मास्टर वन के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन जाती है, एड्रेस की इंफॉर्मेशन अलग जाती है, फुटप्रिंट अलग जाता है। उसका जो ओपनिंग होता है वो जो है अलग टेबल के अंदर में सेव होता है। हमारे पास एक फोलियो वन नाम से टेबल होती है जिसके अंदर जाके उसका इनपुट सेव होता है। तो ये सब पता कैसे चलेगा आपको कि बिजी का डेटाबेस में वैल्यूज कहाँ पे जाके सेव हो रही है? देखिए, इसके दो तरीके हैं जानने के। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सक्यूएल क्वेरी आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाओगे जब तक आपको डेटाबेस का नाम नहीं पता और डेटाबेस के अंदर कॉलम्स में क्या क्या है आपको नहीं पता। तो इसको सीखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले, अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो आप ट्राई कर करके सीखिए, एक सेल का वाउचर डालिए और यहाँ आके देखिए कहाँ कहाँ पे वैल्यू सेव हो रही है। ये लंबा तरीका है इसको, लेकिन इसका रेडीमेड कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बिजी डेटाबेस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है। इसमें सारे फंक्शंस एक्सप्लेन है, डेटाबेस का डिजाइन एक्सप्लेन है। इसको यूज करके आप देख सकते हैं कि बिजी के किस टेबल्स के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या वैल्यू सेव मेरी हो रही है। ठीक है, अलग अलग टेबल के अंदर अलग अलग बता रखा है। अब मैं ट्रान वन में अगर आ जाता हूँ तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए मास्टर में समझ लेते हैं। मास्टर वन के अंदर कोड नाम से कॉलम है। अब उसमें क्या सेव होता है? हर मास्टर का एक यूनिक कोड होता है, वो सेव होता है उसके अंदर जाके। नेम का कॉलम अलग होता है, एलियास का अलग होता है, पेरेंट ग्रुप का अलग होता है, प्रिंट नेम का अलग होता है, स्टैंप के अंदर मतलब क्या है। अब एक बार हम रिलेट करते हैं इसको बिजी से। मैं बिजी के अंदर आ जाता हूँ और एसक्यूएल क्वेरी एक सिंपल रन करता हूँ। देखिए, ये सब तो सीखना पड़ेगा कि सेलेक्ट का मतलब क्या है, फ्रॉम, वेयर, तो ये सारा तो आपको सीखना पड़ेगा, कंडीशंस वगैरह लगाना। मैं एक टेबल का नाम देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर वन। स्टार का मतलब है उस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सारी ढूंढ के ले आओ। ये एग्जीक्यूट करेंगे हम तो देखेंगे आप, ये सारा डेटाबेस का टेबल उसने यहाँ पे लगा दिया। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि देखते कि स्टैंप का मतलब क्या है, सीएम वन का मतलब क्या है, सीएम टू का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। ये ऑन एंटर नहीं चलता है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इधर। तो ये डेटाबेस से वैल्यू लेके आया है यहाँ पे, और आप इससे रिलेट कर लेंगे, यहाँ पे डबल चेक कर लेंगे कि इसका मतलब यहाँ पे है क्या। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि बीजी के डेटाबेस के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या वैल्यू सेव हो रही है। ये एक और डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प लेके आप सीख सकते हैं इसके अंदर कि आइटम कोड जो है सेल्स का आइटम कोड के नाम से होता है, परचेज में किस नाम से होता है मेरा। ठीक, हाँ। अब आप देखिए कि अलग अलग टेबल का अलग अलग यहाँ पे आपको कंप्लीट डिजाइन और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसके अंदर हमारा कॉन्फ़िगरेशन बीजी का जहाँ पे सारा सेव होता है वो यहाँ पे सेव होता है। तो C1 में जो सेव है, C2 में जो सेव है, किसका क्या मतलब है, क्या चीज जाके सेव हो रही है वहां पे, वो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो अगर बीजी का डेटाबेस आपको सीखना हो तो तरीका उसका ये है कि आप पूरा डेटाबेस सीखने जाएंगे अगर एक बार में तो वो डिफिकल्ट है। तो वो यूज केसेस के बीच में अनुसार आप सीखिए कि कोई यूज केस आपके पास आया है, उससे रिलेटेड आपको कुछ काम करना है, क्वेरी बनानी है, तो उतना सीख लीजिए ढूंढ के कि यहाँ पे क्या सेव हो रहा है। क्योंकि आप सारा सीखेंगे, हो सकता है कभी वो काम ही ना आए या भूल जाए उसको। तो बेटर तरीका सीखने का ये है कि कोई काम आपके पास आया है, उससे रिलेटेड जहां जहां फंस रहे हो वो आप खोल के देख लो, यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू सेव हो रही है। सारे यहाँ पे आप देखेंगे तो टेबल्स का हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, और आगे जाके ट्रान के टेबल जो आ जाते हैं, ट्रान वन आ जाता है इसके अंदर हमारा, ये सारा इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके अंदर क्या वैल्यूज हमारी जाती है। कि वाउचर कोड जाता है, सेल्स ऑर्डर का जाता है, तो ट्रान वन में किसकी ट्रांजेक्शन की वैल्यू जाती है, ये इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू हमारी सेव होती है। तो इस तरीके से आप इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प लेके
सबसे पहला काम तो ये होगा कि एक बार इसको ओवरव्यू कर लीजिए, फिर जैसे जैसे काम आ रहा है आप उसको सीखते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने कुछ ट्रांजेक्शन इसमें डाली होगी। ये हमने परचेज की एक ट्रांजेक्शन डाली हुई है इसके अंदर, अब ये कहीं ना कहीं सेव हुई होगी डेटाबेस में जाके। ठीक है, तो अगेन अगर हमारी हम क्वेरी के थ्रू जाके देखना जाए, ट्रांजेक्शन देख लेते हैं ट्रान 1 में और ट्रान 2 में। स्टार का हमने बता दिया, मतलब कि सब कुछ ढूंढ के ले आ वहां पे जो भी पड़ा है। तो ये देखिए लेके आ। वाउचर टाइप 2 का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता होगा। वाउचर टाइप 2 का मतलब होता है कि ये परचेज की ट्रांजेक्शन है, तो हर उसको एक नंबर दिया गया है। ठीक है, तो वो भी आपको जो है डिजाइन के अंदर मिल जाएगा जब आप एसक्यूएल क्वेरी बनाना शुरू करेंगे। क्या वाउचर नंबर था, वाउचर का कोड होता है, हर वाउचर का एक यूनिक कोड होता है जो कि इसके अंदर ही जाके सेव होता है। अब एक वाउचर मल्टीपल टेबल में सेव हो रहा है जाके, तो आपस में रिलेट कैसे करोगे, वाउचर कोड के थ्रू। ट्रान 1 में भी वाउचर कोड 1 मिलेगा, ट्रान 2 में भी वाउचर कोड 1 मिलेगा, तो रिलेट हो जाएगा आपस में कि वो वाउचर मेरा सेम है। अब मैं ट्रान 2 खोलता हूँ जिसके अंदर और ज्यादा डिटेल होती है। देखिए वाउचर कोड 1 ही है, लेकिन कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव हो रही है। एक मतलब अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन हो रही है, 2 मतलब इन्वेंट्री की हो रही है, 3 मतलब अदर इंफॉर्मेशन है, रेक टाइप से आइडेंटिफाई हो गया। यहाँ सेम वाउचर कोड है। अब इसमें आ रहा है मास्टर कोड 1, मास्टर कोड 2। एक ट्रांजेक्शन में बहुत सारे मास्टर होते हैं, आइटम के मास्टर भी होते हैं, पार्टी के मास्टर भी होते हैं, आपके बिल सेंड्री के मास्टर भी होते हैं। ठीक है, तो वो सारे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, मास्टर कोड के थ्रू। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैंने एक ट्रांजेक्शन सेव किया है पार्टी 1 के नाम से। अब आपको इसका कोड देखना है कि क्या कोड है, क्योंकि कोई भी आप एसक्यूएल क्वेरी करोगे वो कंप्लीटली कोड के बेसिस पे करोगे। तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि मेरा मास्टर 1 से सब कुछ निकाल के दिखा दो मेरे को। ठीक है, ये मेरी मास्टर 1 की टेबल है, पूरा मास्टर 1 आ गया, लेकिन मेरे को कोई एक ढूंढना है इसमें। तो मैं कंडीशन लगा दूंगा, वेयर नेम इज इक्वल टू पार्टी 1। अब ये सिर्फ उसके रिकॉर्ड ढूंढ के ले आया यहाँ पे। तो पार्टी 1 जो है मेरा मास्टर टाइप 2 है। 2 का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा अकाउंट मास्टर है। ठीक है, इसका ग्रुप है 117। देखिए अब रिलेट कीजिएगा, एक छोटा सा इसको फ्लो पूरा कर लेते हैं। ये बता रहा है इसका ग्रुप है 117। अब आपको नहीं पता 117 क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, वेयर कोड इज इक्वल टू 117। तो ये कह रहा है 117 सन्ड्री क्रेडिटर होता है, और सन्ड्री क्रेडिटर भी कह रहा है पेरेंट ग्रुप 103 के अंदर है, जो कि करंट लाइबिलिटी होता है। तो 103 इससे ढूंढेंगे आप। तो देखिए करंट लाइबिलिटी को ढूंढ के ले आया। इसका पेरेंट ग्रुप कुछ भी नहीं है, और पेरेंट ग्रुप आप करंट लाइबिलिटी का देखेंगे अगर, तो वो कुछ नहीं होता है, खुद ही प्राइमरी ग्रुप होता है। तो इस तरीके से जो है डेटाबेस हमारा सेव होता है टेबल्स के अंदर। आप दोबारा देखोगे अगर पार्टी 1, इसके अंदर मैंने ओपनिंग डाला हुआ है 100 रुपी। ठीक है, अब ये ओपनिंग ढूंढना हो आपको, तो आप सोच रहे होगे कि ये मास्टर 1 में जाके सेव हो रहा होगा ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको इसका ओपनिंग नहीं मिलेगा, आगे तक चले जाएंगे नहीं मिलेगा। तो अलग अलग चीजें मेरी अलग अलग टेबल के अंदर सेव होती है। तो मास्टर 1 का मेरा कोड है, और पार्टी 1 का कोड है 1288। अब इसको यू ट्रैक करके आप तो जो है फोलियो 1 में जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं। फोलियो 1 के अंदर देखेंगे आप, अब 100 भी इतनी जगह पड़े हुए हैं। देखिए तीन तीन चीजों के अंदर 100 पड़े हुए हैं। अब आप नीचे आएंगे और तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, मास्टर कोड इज इक्वल टू 1288। तो ये 1288 हमारा क्या था, पार्टी 1 था, इसके अंदर दिखा रहा है 100 रुपीज सेव है, लेकिन इसके अलावा भी 100 रुपीज सेव है। 100 रुपी ये 103 या 103 जो मेरा मास्टर कोड है, ये था मेरा करंट लाइबिलिटी। और मेरा 117 जो था सन्ड्री क्रेडिटर जो था, ये अलग अलग सेव है। ये इसलिए अलग अलग सेव हो जाते हैं क्योंकि आप जो है ट्रायल बैलेंस जब ग्रुप वाइज निकालते हैं तो उसमें इसकी ओपनिंग निकालना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है डेटाबेस में आप क्वेरी रन कर सकते हैं इस क्वेरी एग्जीक्यूटर में आके। अब यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं कि क्वेरी यूज कैसे करनी है। ठीक है, एक तो है कि आपने डायरेक्टली यहाँ से चला दी क्वेरी, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा देगा। एक है कि आपको यहाँ नहीं चलानी, अकाउंट मास्टर की फील्ड में इसको आपने यूज करना है, आइटम मास्टर से रिलेटेड फील्ड में आपको इसको यूज करना है। वाउचर हेडर जो इन्वेंट्री का होता है आप उससे रिलेटेड इसकी फील्ड है, या ग्रैंड टोटल जो है, ये इन्वो डिजाइनिंग की फील्ड्स आ रही है सारी, की ग्रैंड टोटल की जो फील्ड है मेरी
सब टोटल इन्वेंट्री में आपको लगाना है, आइटम की डिटेल जो होती है, बिल सन्ड्री से रिलेटेड फील्ड है मेरी, बैच से रिलेटेड है। अगर आपने कोई क्वेरी बनाई बैच नंबर की और वहां पे आपने बैच नहीं बताया तो वो इनवॉइस डिजाइन के अंदर वैल्यू उसकी नहीं बताएगा। आइटम सीरियल नंबर की बताओगे क्वेरी लगा के आप, तो आइटम सीरियल नंबर सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। इसी तरीके से बारकोड की कोई आप बनाओगे क्वेरी, तो बारकोड में इसको आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट है कि कस्टम कॉलम के अंदर आपको क्वेरी लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं एसक्यूएल क्वेरी के, तो आपको क्लियर हो जाएगा स्कोप इसका। चलिए एक छोटी सी क्वेरी देख लेते हैं कि इनवॉइस डिजाइनिंग की ये क्वेरी है। ये हमने बनाया है एक क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे हमने बताया है कि ये वाउचर हेडर इन्वेंट्री जितने भी होंगे वहां पे ये काम करेगा। और अब ये क्वेरी काम क्या करेगी देखते हैं। तो मैंने एक वाउचर डाला हुआ है, इसके अंदर एक पार्टी है मेरी, और यहाँ पे जो है हमने उसकी कैटेगरी को यूज किया हुआ है, अकाउंट कैटेगरी को। अब अगर ये फील्ड अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले तो हम इनवॉइस डिजाइन करेंगे। इनवॉइस डिजाइन के अंदर आप जाओगे तो आपने हेडर की क्वेरी बनाई है, तो यहाँ पे उसको कॉल करोगे कि मेरी एसक्यूएल क्वेरी जो थी किस नाम से थी। हमारी एसक्यूएल क्वेरी आपने देखा होगा कि वो टू नाम से थी, तो नाम बताना पड़ता है यहाँ पे। वाउचर हेडर के अंदर मैं लेके जा रहा हूँ उसको, यहाँ पे अगर मैं आइटम मास्टर कर दूंगा तो वहां पे काम वो नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने इनवॉइस डिजाइन के अंदर वो बता दिया कि मेरी टू नंबर की क्वेरी है वो, जिसको मैंने यहाँ पे यूज किया है। सिंपल सा एग्जांपल है ये। तो आप देखोगे कि इनवॉइस डिजाइन के अंदर वो वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा। आगे पीछे आपको कुछ भी लगाना हो इनवॉइस में आप लगा सकते हो यहाँ पे। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखा दूंगा कि आपको बिजी के अंदर कुछ आपको पैरामीटर्स लगाने हो तो किस तरीके से लगा सकते हो। बॉम्ब प्रिंटिंग का देख लेते हैं। एक हमने बॉम्ब बना लिया यहाँ पे, बिल ऑफ मटेरियल। इसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो रॉ मटेरियल है, जब मैं सेल इनवॉइस काटूं तो ये रॉ मटेरियल मेरे को वहां पे दिखाने लग जाए कि क्या मेरा इसके साथ कंज्यूम हुआ था। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप जो एसक्यूएल क्वेरी इस तरीके से अलग अलग आप बना के और उसको कॉल करवा सकते हो इनवॉइस डिजाइन में, कि रॉ मटेरियल को कैसे कॉल करवाएंगे आप, ठीक है। इस तरीके से क्वेरी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। आइटम डिटेल्स हमने बताया यहाँ पे। और जब आप डॉक्यूमेंट डिजाइन करोगे तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्वेरी को। बॉडी की क्वेरी थी तो यहाँ पे आप उसको बता सकते हो कौन सी क्वेरी आपने यहाँ पे लगाई है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो आपको कि किस तरीके से इनवॉइस डिजाइन हो गया या कैसे हो गया। देखिए ये सब आइटम हमने बिल नहीं किया, लेकिन वो क्वेरी के बेसिस पे लेके आ गया और आइटम की उसने कैलकुलेशन भी क्वांटिटी की अपने आप कर दी जो कंज्यूम हुई होगी। लेकिन जब आप इसको करने लगोगे और आपस में लिंक करोगे तो ये चीजें आपको आसान वहां पे लगने लग जाएगी। तो जस्ट आप स्कोप समझ लीजिए अभी तो कि क्या क्या काम एसक्यूएल क्वेरी हमारे आ सकती है। एक और देख लेते हैं कि बिल रेफरेंस ड्यू बिल्स अगर प्रिंट करने हो मेरे को इनवॉइस के। अगेन कुछ भी करने के लिए हमने क्वेरी तो डिजाइन की होगी बैकएंड में, तो अलग अलग तरीके से आप क्वेरी डिजाइन करके आप उसको इनवॉइस में कॉल करवा सकते हो। जो वैल्यूज यूजुअली पिक नहीं हो रही है तो वो वहां पे पिक होने लग जाएगी। उस पर्टिकुलर पार्टी के अभी तक के टोटल ड्यू कितने थे और पेंडिंग कितने हैं वो सारा इसमें से आप चेक कर सकते हो इसके अंदर। तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप उसको यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इससे रिपोर्टिंग का काम भी कर सकते हो, वो वाला पार्ट भी आप इसमें आप पूरा देख सकते हो इसके अंदर। तो कस्टम कॉलम से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप देखोगे कस्टम कॉलम में किस तरीके से लगती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी नॉर्मल रिपोर्ट थी जिसमें कोई मैंने क्वेरी ऐड नहीं की थी। आपको मालूम होगा कि जब हम कस्टम कॉलम लगाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेरे पास कि मैं जो है उसको कॉल कर सकता हूँ। मेरे को अगर जीएसटी अमाउंट भी चाहिए था इसके साथ, तो ये क्वेरी मैंने डिजाइन करके यहाँ पे लगा दी। एसक्यूएल क्वेरी बता दिया, क्वेरी का नाम बता दिया यहाँ पे और उसका पैरामीटर बता दिया। अब जब भी मैं ये रिपोर्ट रन करूंगा तो जीएसटी का अमाउंट उठ के उस वाउचर्स में जितना भी लगा होगा अपने आप आ जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड रिपोर्ट में नहीं आ रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू डेटा फैच कर रहा हूँ तो जीएसटी का अमाउंट को वहां पे पिक करने लग गया है। तो इस तरीके से आप कस्टम कॉलम के थ्रू भी आप एसक्यूएल क्वेरी को यूज कर सकते हो। और तो पैरामीटर सीखने के लिए आप लोग को मैं क्विकली बता देता हूँ। आप बिजी के यूजर मैनुअल में जाइएगा और यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है अपने को। डिस्प्ले में जाएंगे, क्वेरी सिस्टम में जाएंगे,
और यहाँ पे लास्ट में एसक्यूएल क्वेरी पे जाएंगे, तो ये पैरामीटर्स आपको हेल्प करेंगे एसक्यूएल क्वेरी जब आप एग्जीक्यूट करेंगे बिजी के अंदर। तो जो चीजें मैंने आपको बताई है इसमें अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग जगह पे यूज हुए हैं, वो यहाँ पे आप काम इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर एसक्यूएल क्वेरी को यूज कर सकते हैं। और एसक्यूएल क्वेरी ही नहीं आती है सर, वो आपको सीखना पड़ेगा एक बार, तो वो बहुत से ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, उससे आप सीख सकते हैं। और बिजी के अंदर यूज कैसे करते हैं, तो यही सारे इसके यूज केसेस एसक्यूएल क्वेरी के हमारे बनते हैं इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास कस्टम वैलिडेशन का भी, जिसके थ्रू आप जो है कस्टमाइजेशन को आगे लेके जा सकते हैं। कस्टम वैलिडेशन जो है मास्टर्स ऑफ ट्रांजेक्शन दो जगह यूज होती है। तो अगेन अगेन जो है आप में से कुछ ऐसे पार्टनर्स होंगे जिन्होंने कुछ कस्टम वैलिडेशन अभी तक बनवाई होगी, सॉल्यूशन पार्टनर से बनवाई होगी, हमसे बनवाई होगी, या खुद बनाई होगी। आप में से जिन्होंने भी बनवाई है प्लीज एक बार चैट में यस लिख के टाइप करके भेजिए कि कस्टम वैलिडेशन जो होती है वो आपने यूज करी है पार्टनर्स के यहाँ पे। ठीक है, अगेन सो मेनी यस आर कमिंग। देखिए बोलते ही मोर देन आई थिंक 20-30 यस हमारे पास आ गए हैं, तो यानी कि काफी यूज होता है कस्टम वैलिडेशन भी। वेरी गुड। तो कस्टम वैलिडेशन सर जो है काम क्या करता है, ये बेसिकली तो बिजी में कुछ स्क्रीन पे वर्किंग हो रही होती है, आपकी कुछ कैलकुलेशन चल रही होती है, कुछ फ्लो चल रहा होता है, उसमें आपको कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, तो आप वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। या आपको कोई चेक्स एंड कंट्रोल उसमें लगाने होते हैं। चेक्स एंड कंट्रोल इन द सेंस कि जब तक एमआरपी से नहीं डालोगे या सेल प्राइस नहीं डालोगे मास्टर सेव ना हो, ऐसा तो बिजी में फीचर होता नहीं है, डालना ही पड़ेगा तो ही सेव होगा वो। तो वो वैलिडेशन के थ्रू आप उसको हैंडल कर सकते हो। मोबाइल नंबर 10 यूनिट का ही हो, 10 डिजिट का ही हो, ऐसा तो कोई चेक है नहीं, लेकिन आप वैलिडेशन के थ्रू वो लगवा सकते हो। अगर नहीं होगा तो उसको सेव आपको नहीं करने देगा वहां पे वो। आप कहते हो कि किसी भी पार्टी का नाम में जो है न्यूमेरिक नहीं डालने, ठीक है, सिर्फ अल्फाबेटिकली नाम ही डालने हैं, तो ऐसी भी रिक्वायरमेंट है तो आप वैलिडेशन के थ्रू बना सकते हो। वाउचर करते हुए भी आप कहते हो कि मेरे सेल के अंदर 3 ही आइटम यूज हो, उससे ज्यादा कोई यूज ही ना कर पाए, हालांकि लाइन डिफाइन कर सकते हो आप उसके अंदर, बट स्टिल वो आप वैलिडेशन के थ्रू टेकअप कर सकते हो उसमें। फिर आप उसमें करना चाहते हो कि नरेशन जो है आपकी मैंडेटरी हो डालना, तो आप यूज कर सकते हो। आप कहते हो पेमेंट का वाउचर कर रहा हूँ, जो भी पीडीसी डेट है ऑटोमेटिकली उठ के मेरी नरेशन में आ जाए, तो वैलिडेशन के थ्रू करवा सकते हो। आप कहते हो कि जब भी मैं मटेरियल रिसीव करूं तो उसके अगेंस्ट एक मटेरियल इशू ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इसका स्कोप होता है वैलिडेशन का जो कि आप यूज कर सकते हो। काम कैसे करता है और कैसे आप सीखेंगे ये तो देख लेते हैं। मैंने कुछ अगेन एग्जाम्पल बना रखे हैं इसके, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये मेरे पास एक डेटा है ऑटो आइटम एलियास बनाने का, कि कस्टमर कहता है कि एलियास मेरा अपने आप बन जाए। अच्छा, अभी तो आप लोग जानते हैं कि एलियास अपने आप बनता नहीं होगा, तब भी आपको बिजी के अंदर एलियास बनाना है तो आप बनाते हो, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 टाइप करते हो। लेकिन वैलिडेशन के थ्रू पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर वैलिडेशन के स्क्रीन पे चलेंगे। देखिए एलियास अपने आप आ गया इसमें, ठीक है ना, ये 3 मैंने नहीं डाला, ये इसमें जो है ऑटोमेटिकली पिक होके आ गया, तो ये मेरा काम करता है। उसके बाद मैं फिर डालता हूँ तो ये देखिए ये अपने आप आ गया मेरा। तो ये वैलिडेशन का काम होता है। तो इस फॉर्म के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट लगा रखी है बेसिकली, दैट इज कस्टम वैलिडेशन। कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं है, आपको कोई ये इनपुट लाके नहीं दे रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये आपका बिहेवियर चेंज कर देता है स्क्रीन के ऊपर। अब कस्टम वैलिडेशन कैसे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको यूटिलिटीज में जाना होता है, कस्टमाइजेशन के अंदर जाना होता है, डिजाइन कस्टम वैलिडेशन होता है। प्रीरिक्विजिट क्या है इसको बनाने के लिए? सर इसको बनाने के लिए दो चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। एक तो बिजी का, बल्कि 3 चीजों की। एक तो बिजी का डेटाबेस का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, एसक्यूएल क्वेरी आपको आनी चाहिए, और विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, तब आप इसको डिजाइन खुद कर सकते हैं। स्क्रीन ये है जहाँ पे डिजाइन होते हैं, अलग अलग तरीके की आप जो है क्वेरी बना सकते हैं। कि अभी तो हमने आइटम मास्टर की नाम से बनाई थी यहाँ पे,
और कहाँ पे चलेगी, कौन से मास्टर पे चलेगी, इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। आपको नया बनाना हो तो नया बना सकते हैं, तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये टेस्ट के नाम से जो है ये वाउचर पे चलेगी, मास्टर पे चलेगी, यूटिलिटीज पे चलेगी, किस फॉर्म के अंदर इसको चलना है। वाउचर पे चलनी है अगर कोई क्वेरी आपकी सेल पे चलनी है तो कौन से फॉर्म के ऊपर चलनी है, मेन फॉर्म पे, ऑप्शनल फील्ड पे, अलग अलग विंडोज खुलती है ना वहाँ पे, और कौन सी सीरीज के ऊपर काम करेगी। तो ये सारी डिजाइनिंग आपके यहाँ पे होती है, और इसके लिए वीबी एडिटर भी आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ता है इसको डिजाइन करने के लिए। तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इसमें जो एसक्यूएल क्वेरी आनी चाहिए, और तीसरा जो है इसके अंदर आपको वीबी स्क्रिप्ट की नॉलेज इसमें होनी चाहिए। तो विजुअल बेसिक का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होगा तो स्क्रिप्टिंग खुल जाएगी आपकी, आप उसको डिजाइन इसमें कर सकते हैं। हमसे क्या हेल्प मिलेगी आपको, अगेन जो है कस्टमाइजेशन के हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, कस्टम वैलिडेशन वीबी स्क्रिप्ट के थ्रू, ये सारा डॉक्यूमेंट हमने इसके अंदर बनाया हुआ है। किस तरीके से ये डिजाइन होता है, क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर होते हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट आप यूज करके, आपको अगर स्क्रिप्टिंग आती है तो इससे आप डिजाइन क्वेरी को कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए कैसे करेंगे, आप प्रैक्टिस करनी हो तो ये कुछ सैंपल हमने दे रखे हैं आपको, ठीक है। और वीबीएस एडिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो भी हमने आपको दे रखा है। आप इसके यूज करके उसको इंस्टॉल करके और वैलिडेशंस अपनी बना सकते हैं इसमें। शोर वैलिडेशंस देख लेते हैं तो स्कोप और क्लियर हो जाएगा हमारा। ये मैं दिखा देता हूँ कि एक स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री ना लगे जब तक इंडेंट नहीं होगा मेरा। ये मेरा को एक एंटरप्राइज में आप देखेंगे कि एक इंडेंट का फीचर होता है इसके अंदर, स्टैंडर्ड में होता है, सॉरी वो स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया है, तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं और उसको यूज आप इसमें कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट, लेट मी वेरीफाई द इंडेंट फीचर। ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज एडिशन ओनली। तो इनेबल कर लेंगे, या जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि मेरे को जो है मटेरियल जब भी मैं, सॉरी स्टॉक ट्रांसफर जब भी मैं करूँ तो विदाउट इंडेंट वो ना हो। आपको मालूम होगा कि जो इंडेंट का फीचर होता है ये परचेज रिक्विजिशन होता है बीजी में, जब एक मटेरियल सेंटर से दूसरे पे मटेरियल मेरा जाता है तो इंडेंट के विंडोज खुलते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, कि आप इंडेंट को एडजस्ट कर लीजिए। आप सेल्स तो रोक सकते हैं बिना सेल्स ऑर्डर के, ठीक है। इसी तरह चालान पे भी वैलिडेशन लग जाते हैं कि उसके बिना मेरी एंट्री ना हो, लेकिन इंडेंट पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता कि आप उसके बिना कोई एंट्री को रोक सके। तो अगेन आप देखेंगे कि ये भी एक वैलिडेशन इसके अंदर डली होगी। तो इस तरह की एक वैलिडेशन इसके अंदर डली हुई है, तो स्टॉक ट्रांसफर के ऊपर हमने बनाई हुई है इसमें। ये आप देखेंगे नीचे जाके तो इसकी पूरी स्क्रिप्ट होती है, बेसिकली डिजाइन करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट बॉक्स खुल जाता है, पूरा नहीं लिखना होता आपको, जो है चेंजेस जहाँ पे स्क्रिप्ट लगाना है आपको वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। तो कोई भी आप स्टॉक ट्रांसफर करेंगे अगर, ये आप देखिए ये बाय डिफॉल्ट बीजी का फीचर नहीं है कि इंडेंट ना जाए मेरा, ये आपको ये मैसेज आना, और इस फॉर्म पे ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इस फॉर्म पे हमने कस्टम वैलिडेशन लगाया हुआ है, तभी ये फीचर यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसको भी आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, स्कोप आपको और क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ पे वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। क्या एक पेमेंट की एंट्री जब हम करते हैं तो उस पे आ जाते हैं, पीडीसी की पेमेंट की एंट्री। ये देखिए शॉर्ट नरेशन के अंदर अपने आप पीडीसी की डेट उठ के आ गई, 12/4 मैंने डाला था तो 12/4 यहाँ पे भी आ गए। मैं अगेन डाल देता हूँ दूसरा वाउचर, ये अब यहाँ पे डेट आ गई। ये अपने आप उठ के कैसे आ रही है, क्योंकि इस फॉर्म पे हमने जो है एक वैलिडेशन लगाई हुई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फॉर्म के ऊपर कोई भी काम आपने करना हो, अदरवाइज क्या होता है ये काम मैनुअल करता, कोई मैनुअल करता तो या तो भूल जाता है, गलती भी डाल सकता था इसको कोई, क्या, और टाइम अलग से लगता उसके ऊपर, डेट वापस नीचे लेके आना, बट उसको हमने ऑटोमेट कर दिया थ्रू कस्टम वैलिडेशन। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसको भी आप देखेंगे अगर तो स्क्रिप्ट बन के इसमें डली है कस्टम वैलिडेशन की। कहाँ पे चलेगी, पेमेंट के ऊपर चलेगी, ये मेन फॉर्म पे चलेगी। सारी सीरीज भी आप पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक पे चलानी है या कैसे करना है आपको, और ये इसकी स्क्रिप्ट होती है। आपको बाय डिफॉल्ट जब आप बनाएंगे तो स्क्रिप्ट पूरी लोड हो जाती है, आप उसमें जो भी चेंजेस आपको करने हैं तो आप उसके अंदर चेंज करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चला देखिए, बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट सारी लोड हो गई है इसके अंदर। आपको जहां पे भी स्क्रिप्टिंग लगानी है तो वहां पे आप स्क्रिप्ट लगा के उसको चेंज कर सकते हैं, क्या मैसेज दिखाना है वो सब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो एक ये भी हो गया कि आप इसको यूज कर सकते हैं। एक टाइल्स इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं, इसके अंदर भी एक वैलिडेशन डली हुई है हमारे पास। आप देखेंगे
कस्टमाइजेशन में कस्टम वैलिडेशन, तो डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे आप ये स्क्रिप्ट डली हुई है सेल के फॉर्म के ऊपर। ठीक है, आपको कोई डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ले जानी है तो आप बैकअप उसका लेकर कहाँ पे सेव करना है और दूसरी कंपनी में उसको रिस्टोर करेंगे तो वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वो कस्टम वैलिडेशन आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो एक मास्टर में दिखा देता हूँ आपको पहले कि ये अलग अलग यहाँ पे मास्टर्स बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं और पीसेस बने हुए हैं। तो अगर किसी को जो है लेना हो 10 बॉक्स और 2 पीस, कस्टमर आगे बोलता है कि मेरे को 10 बॉक्स पूरे दे दो, 2 पीस मेरे को खाली दे दो, कन्वर्जन फैक्टर 8 का, यानी कि उसको 82 पीस एक्चुअली चाहिए। तो कोई कस्टमर आगे ऐसे तो बोलेगा नहीं मेरे को आप 82 पीस दे दीजिए, वो तो ऐसे ही बोलता है कि 8 की पैकिंग है, 10 बॉक्स दे दो, 2 लूज दे दो मेरे को। तो इसको कैटर कैसे किया जाए इसके अंदर, तो एक छोटी सी वैलिडेशन के थ्रू आप इसको कैटर कर सकते हो। यहाँ पे आप बता दोगे 10 पीस, 10 बॉक्स और 2 पीस, तो आपकी जो क्वांटिटी है जो कि पॉइंट में आती वो ऑटोमेटिकली यहाँ से बन के आप आगे और एंटर मार के चलेंगे, देखिए उसने टोटल पीस बना दिए यहाँ पे। इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हो। तो बॉक्स बता दोगे एक चाहिए और खुले में 1 पीस चाहिए, ये काम कितना डिफिकल्ट होता है, आप लिखते हैं 1.13, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से वैलिडेशन को यूज करके आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। ये थे कुछ एग्जांपल हमारे कस्टम वैलिडेशंस के। कस्टम वैलिडेशन सीखने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको एसक्यूएल की क्वेरी आनी चाहिए, उसके अंदर यूज होता है उसका, वीबी स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, आप यूज कर पाएंगे तभी उसको, और बीजी के डेटाबेस के स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए उसमें। अब जो है हम देख लेते हैं जो कि कुछ कस्टम रिपोर्ट्स हमारे पास है वो किस तरीके से काम करती है और कैसे वो चलती है इसमें। कस्टम रिपोर्ट्स कहाँ पे आपको मिलेगी, यूटिलिटीज के अंदर, कस्टमाइजेशन के अंदर। कस्टम रिपोर्ट आप खुद की डिजाइन करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, इसके अंदर आप रिस्टोर डिलीट बैकअप का ऑप्शन है, तो इसके अंदर एक रिपोर्ट हमारी डली हुई है आइटम ग्रुप स्टेटस करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि रिपोर्ट ऑप्शन क्या क्या चाहिए आपको, आप इसमें यहाँ पे बता सकते हैं सेलेक्ट करके, कैप्शन क्या होना चाहिए और हेडर फील्ड क्या होती है, रिपोर्ट का लॉजिक क्या होता है। ये लॉजिक के लिए फिर आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वही तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए और इसके बाद जो है आपको आना चाहिए एसक्यूएल की नॉलेज, क्वेरी की, और बीजी का डेटाबेस स्ट्रक्चर की, और रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह आप सब यहाँ पे इसमें डाल के सेव कर सकते हैं। रिपोर्ट बनाना हमने पहले बताया था कि बीजी के अंदर 100+ रिपोर्ट्स होती है, बट किसी केसेस में कस्टमर कहता है कि मेरे को अलग से ही अपनी लॉजिक पे रिपोर्ट चाहिए और बिल्कुल ऐसी ही चाहिए, तो आप उसको डिजाइन यहाँ पे सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में एक ग्रुप का आपका डेली का जो है उसकी स्टॉक का स्टेटस था, ओपनिंग कितना था, परचेज कितना था, ओपनिंग प्लस परचेज इज द टोटल, देन सेल्स कितना हुआ, देन क्लोजिंग कितना हुआ। ठीक है, ग्रुप के बेसिस पे अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से एक सैंपल डिजाइन कर सकते हैं। तो बीजी के अंदर ऐसी एग्जैक्टली रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर आपको बोलता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके अंदर। अगेन रिपोर्ट देखने के लिए आपको जो डिजाइन हुई होगी तो आपको यहाँ पे जाके कस्टमाइजेशन में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर में ले जानी है तो आप डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करते हुए आप चाहे तो उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं और किस डोंगल पे वो चलेगी वो बता सकते हैं। पासवर्ड लगा लेंगे तो फिर वो कोई उसको जो है मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, कॉपी नहीं कर पाएगा, वो सारे लॉजिक्स इसके अंदर है। कस्टम रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले में, जिस कंपनी में कस्टम रिपोर्ट डली होगी वहां पे दिखाएगी, अदरवाइज वो नहीं दिखाता है वहां पे। तो इस तरीके से अभी इसमें डेटा नहीं है इसके अंदर, तो देखिए अलग अलग कॉलम्स के अंदर आपको वैल्यू एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी। सेटलमेंट बीजी के अंदर होता है लेकिन ऐसा नहीं होता सेटलमेंट। इस तरीके से आपको सेटलमेंट अगर कोई कस्टमर ने बोला और हमने उसको कस्टम रिपोर्ट के थ्रू बना के दे दिया, ठीक है। वैसे आप दिखा सकते हैं कस्टमर को बीजी का सेटलमेंट ये रिपोर्ट होता है, पर कस्टमर कहता है कि मुझे बिल्कुल इसी कॉलम्स इसी फ्लो में चाहिए, तो यू कैन आस्क कि कस्टम रिपोर्ट के थ्रू आप बना देंगे इस रिपोर्ट के तरीके से। अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है जो कि आप इससे देख सकते हैं। कस्टम रिपोर्ट देखिए अलग अलग, ये एक इंडस्ट्री के लिए हमने बनाई हुई है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि इस तरह की आपकी जो है एक बैच पे पूरी रिपोर्ट चल रही है इनकी, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि
एक बैच का क्या ट्रैक रहा, बिल्कुल ऐसे ही उनको चाहिए थी। तो ये कस्टमर को देखिए कितनी लंबी रिपोर्ट जो है कस्टमाइज होके मिल गई। लुक एंड फील में बिल्कुल आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बिजी का ही पार्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि कस्टमाइज करवाया हुआ मैंने या बाहर से चल रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर बैच की ट्रैकिंग देखनी है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कहाँ से आया था, कैसे गया, क्या उसकी बाकी पैरामीटर्स थे, डीओ रेट क्या था। इस तरीके से पूरी कस्टमाइज रिपोर्ट एक कस्टमर के लिए बनी हुई है यहाँ पे। तो ये था हमारा जो कि पार्ट था कस्टम रिपोर्ट का। इसके बाद एक और चीज बीजी के अंदर कस्टमाइजेशन के लिए होती है, जिसको हम बोलते हैं एड ऑन। एड ऑन देखिए क्या करता है। एड ऑन का जो काम होता है वो बेसिकली डेटा इंपुट वाला काम है, उसके अंदर आ जाता है। अब आप ये मान के चलिए कि रेस्ट्रो बार हमारा जो एक था पहले वो एड ऑन था इसके अंदर। अभी जो बीजी का रिकॉम है दैट इज एड ऑन। बीजी रिकॉम बहुत सारे काम करता है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन भी सेव होता है, उसके अंदर डेटा भी आप पंच कर सकते हैं, उसके अंदर रिपोर्ट भी आप व्यू कर सकते हो। तो एड ऑन एक अपने आप में एक प्रोजेक्ट होता है बड़ा, ठीक है। वो लेकिन बीजी के डेटाबेस से जुड़ा रहता है। ये डिफरेंट होता है एसक्यूएल क्वेरी से। एसक्यूएल क्वेरी आपके डेटाबेस में कुछ भी इंपुट नहीं करता, वो तो बीजी के अंदर ही चलता है, और जो कि आपको रिपोर्ट व्यू करवा देता है। कस्टम वैलिडेशन जो है फॉर्म्स का लॉजिक बदल देता है, तो वो भी आपको जो है डेटाबेस में कोई अलग से चीज इनपुट वो नहीं करवा रहा है, उसके अंदर कोई टेबल क्रिएट नहीं कर रहा है उसके अंदर। और जो हम कस्टम रिपोर्ट देखा वो भी आपको व्यू ही दे रहा है। लेकिन एड ऑन जो होता है हमारा, ये एक एडवांस होता है। मान लीजिए कि किसी का जो है फ्रूट का बिजनेस है, वो कहता है कि आपकी सेल्स की स्क्रीन मुझे पसंद नहीं है, मेरी सेल की स्क्रीन मेरे हिसाब से ही डिजाइन होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है मेरे को अलग अलग ऑप्शंस दिखाए, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज वो मेरे को दिखा दे कि कौन सा मेरा जो है फ्रूट्स का अलग दिखा दे, वेजिटेबल का मेरे को अलग वहाँ पे जो आइकन बना के दिखा दे। उसके अंदर क्लिक करूँ तो फर्दर मेरे को कलरफुल वहाँ पे दिख जाए। कोई कहता है कि मेरे को रूम बुकिंग के लिए एक होटल का मेरे को एड ऑन बनवाना है, तो उसके हिसाब से ही वो एड ऑन बनेगा। और वो एड ऑन जो है बीजी के अंदर से चलता है और वो जुड़ा होता है बीजी के डेटाबेस से। और वो सिर्फ व्यू नहीं करवाता, वो डेटा भी इंपुट करता है। मैंने आपको बताया था बीजी के अंदर अलग अलग टेबल्स होती है, तो एड ऑन बीजी के टेबल्स में जाके डेटा भी सेव करता है। कॉलम्स भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम भी वो क्रिएट कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा टेबल भी एड ऑन क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर वही डेटा सेव होता है जो कि बीजी एड ऑन से रिलेटेड होता है। अब एड ऑन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट सीखने से काम नहीं चलेगा। इसको बनाने के लिए ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है। कंप्लीट विजुअल बेसिक की नॉलेज की आपको होनी चाहिए, बीजी के डेटाबेस की नॉलेज आपको इसमें होनी चाहिए इसमें, और एसक्यूएल की तो नॉलेज इसमें होनी ही चाहिए आपको। तो फिर आप एड ऑन बना के इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे वो आपको दिखाने लग जाएगा। जिस तरीके से रिकॉम चलता है हमारा, आइटम बारकोड चलता है, ये भी एक एड ऑन है हमारा। आप ये देखिए कि ये बीजी की स्क्रीन से ही सारा काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। और उसका सेटअप अलग से आता है, ये बीजी के साथ इंस्टॉल हो जाता है। तो इसको भी आप यूज करके काम कर सकते हैं। एड ऑन के थ्रू आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं बीजी को, चाहे वो एक्सटर्नल एड ऑन हो चाहे इंटरनल एड ऑन हो। मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है आपके कस्टमर की, जहां पे कस्टमर अपने ऑर्डर पंच कर रहा है, बट कस्टमर कहता है कि या सेल्स इनवॉइस भी वहीं से काट रहा है, और कस्टमर कहता है कि डबल काम अपने को नहीं करना है, बीजी के अंदर वो डेटा ऑटोमेटिकली पुल होके आ जाए, तो वो काम आप एड ऑन के थ्रू कर सकते हो, इंटीग्रेशन के थ्रू कर सकते हो। चाहे वो कंपनी के अंदर आके आप चलाओ तो वो आपका डेटा डाउनलोड करके ले आएगा। जिस तरह बीजी रिकॉम डाउनलोड करता है डेटा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर। या एक्सटर्नल एड ऑन भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एक्सटर्नल एड ऑन हमारा बीजी एजेंट होता है, जो कि बाहर से चलता है लेकिन कंपनी के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। तो एक्सटर्नल एड ऑन के थ्रू भी आप डेटा जो है पुल करवा के बीजी में पुश करवा सकते हैं, चाहे वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कर रहा हो, या आपको कोई बोलता है कि मेरे को सैप के साथ इंटीग्रेट करना है, या हमारा पूरा जो प्रोडक्ट है उसके साथ बीजी इंटीग्रेटेड है, तो हमने इंटरनल एड ऑन बनाया हुआ है उसके लिए, ठीक है। तो कस्टमर को कहता है कि मैं पूरा लेता हूँ प्रोडक्शन के लिए, सेल्स मैनेज करने के लिए, परचेज मैनेज करने के लिए, लेकिन अकाउंटिंग नहीं है उसमें, तो हम क्या बोलेंगे कि साथ में आप बिजी ले लो। बिजी के अंदर एक ऐसा ही एड ऑन होता है पूरा के नाम से, आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरा से सारा डेटा वो डाउनलोड करके ले आएगा, और अकाउंटिंग सारी बिजी के अंदर हो जाएगी। तो ये स्कोप होता है हमारा एड ऑन्स को लेके, जिसके थ्रू आप जो है एड ऑन्स की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं।